इस कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसी फैमिली को देखते हैं जो कि खानदानी गरीब थी। इस फैमिली में 4 लोग थे, मिस्टर किम, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे, की हू और की जेंग। और ये सभी लोग कोविड के बाद बेरोजगार थे। इनकी हालत इतनी खराब थी कि ये लोग बेसमेंट में रहा करते थे, जहाँ पर कोई भी ऐरा गैरा आकर मूत कर चला जाता था और ये लोग उसे कुछ कह भी नहीं पाते थे। अभी ना बड़ी मुश्किल से एक पिज्जा कंपनी के लिए पिज्जा बॉक्सेस बनाने का काम मिला था। तो सबसे पहले ये लोग अपने फोन को जैसे तैसे पड़ोसी के वाईफाई से कनेक्ट करके एक वीडियो डाउनलोड करते हैं, जिसमें दिखाया जा रहा था कि उन्हें पिज्जा बॉक्सेस को कैसे तैयार करना है, जिसे देखकर ये लोग भी पिज्जा बॉक्सेस को तैयार कर लेते हैं। लेकिन अगले दिन जब पिज्जा कंपनी से उन बॉक्सेस को लेने के लिए लोग आते हैं तो वो लोग उनके बॉक्सेस को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पिज्जा बॉक्सेस को गलत तरीके से मोड़ा था, जिस वजह से पिज्जा गर्ल उनके पैसे भी काट लेती है। तो तब इधर कीवू आता है, जो कि लोगों को अपनी बातों में उलझाने में माहिर था और वो अपनी बातों से किसी से भी अपनी बात मनवा सकता था। अब वो यहाँ उस पिज्जा गर्ल को अपनी बातों में उलझाकर उसे भी अपने साथ पार्ट टाइम जॉब में रखने के लिए कहता है, ताकि उसका काम भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन वो लड़की उसे इस बारे में सोचूंगी कहकर मना कर देती है। तो तब कीवू उससे बात करके अपने पिज्जा बॉक्सेस के पूरे पैसे निकलवा लेता है। इसके बाद शाम को जब ये पूरी फैमिली बैठकर खाना खा रही थी तो तभी फिर से एक शराबी इनकी खिड़की पर आकर मूतने लगता है। लेकिन तभी इधर कीवू का दोस्त मिन आ जाता है, जो उस शराबी को डांट कर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद मिन कीवू और उसकी फैमिली से मिलता है। उसके दादाजी एक स्टोन कलेक्टर थे, जो कि अलग अलग खास पत्थरों को इकट्ठा करते थे, इसलिए वो यहाँ पर भी कीवू और उनकी फैमिली के लिए एक गिफ्ट के तौर पर एक खास पत्थर लाया था, क्योंकि उसके दादाजी और लोगों का मानना था कि ये पत्थर जिस घर में होता है वहाँ पैसा और समृद्धि आती है। इसके बाद मिन जब कीवू से मिलता है तो वो कीवू के लिए एक जॉब का ऑफर लाया था, जो कि पहले वो किया करता था, लेकिन अब वो अपनी हायर स्टडी के लिए दूसरे देश जा रहा था। इसलिए वो चाहता था कि कीवू उस लड़की को पढ़ाए जिसे कि वो पढ़ाया करता था। इस पर कीवू उससे पूछता है कि तुम ये काम मुझसे क्यों करवा रहे हो, तुम्हारे दोस्त यूनिवर्सिटी में भी तो हैं, उनसे क्यों नहीं करवाते। तो तब मिन उसे बताता है कि उसे पढ़ाते पढ़ाते उस लड़की से प्यार हो गया है और उसे अपने यूनिवर्सिटी वाले लफंगे दोस्तों पर भरोसा नहीं है। वो लोग खुद कमीने हैं और उस लड़की को भी पटाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से वो ये काम उससे करवाना चाहता है, क्योंकि कि वो दिखने में बहुत शरीफ और उसका अच्छा दोस्त था। इसलिए वो उसे ये भी बताता है कि उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद जब वो लड़की कॉलेज जाने लगेगी तो वो उसे डेट के लिए पूछेगा। तो अब यहाँ कीवू उसकी बात मान जाता है, क्योंकि अभी उसे और उसकी फैमिली को पैसों की बहुत जरूरत थी। पर कीवू के पास कोई भी डिग्री नहीं थी और मिन जिस लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था वो लड़की बहुत अमीर और उसकी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी थी, जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री वाले को ही अपनी बेटी के ट्यूटर के लिए ढूंढ रही थी। इस पर मिन कीवू से कहता है कि वो अपनी बहन कीजेंग से कहकर किसी यूनिवर्सिटी की फेक डिग्री और डॉक्यूमेंट्स बना ले, बाकी वो अपनी तरफ से उसे रिकमेंड कर देगा, जिससे उसे जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो अब कीवू उसकी बात मान लेता है और अपनी बहन से कहता है कि वो उसके लिए एक जानी मानी यूनिवर्सिटी की फेक डिग्री और डॉक्यूमेंट्स बना ले। कीजेंग ऐसे काम में माहिर थी, तो वो फोटोशॉप की मदद से उसके लिए एक फेक डिग्री बना देती है, जिसे देखकर तो उसके पिता भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन कीवू अपने जॉब इंटरव्यू के लिए चला जाता है, जहाँ जाते वक्त हम देख पाते हैं कि उसकी माँ उस मनी स्टोन को घिस घिस कर धो रही होती है। फिर उधर जब कीवू उस फैमिली के घर पहुँचता है तो वहाँ वो उनके घर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये फैमिली बहुत ही अमीर थी। इस फैमिली में भी 4 लोग थे, मिस्टर पाक, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे, डहाई और दासोंग। इस फैमिली में उनकी एक मेड भी थी, जो कि काफी सालों से उनके लिए काम करती आ रही थी। अब कीवू जब इधर डहाई की मॉम से मिलता है तो वो उसकी डिग्री को देखकर काफी इम्प्रेस होती हैं, पर वो ये भी देखना चाहती थी कि कीवू पढ़ाने में कैसा है, इसलिए वो उसे उसके सामने उसकी बेटी यानी कि डहाई को डेमो क्लास देने को कहती है। तो अब कीवू डहाई की क्लास लेना शुरू करता है। वो यहाँ डहाई को इंग्लिश पढ़ाने के लिए आया था, लेकिन डहाई पढ़ने में उससे काफी नर्वस हो रही थी। तो तब कीवू उसे शांत करता है और उसे प्यार से समझाता है कि उसे एग्जाम में भी घबराना नहीं है और शांति से अपने पेपर को कंप्लीट करना है, जो देखकर डहाई की मॉम भी उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो कीवू को डहाई के ट्यूटर के तौर पर रख लेती है। वो उसके काम से इतना ज्यादा इम्प्रेस थी कि वो उसे मिन से ज्यादा पैसे देती है। फिर जब ये लोग बात कर ही रहे थे तो इधर मिन का छोटा भाई यानी कि दासोंग आता है, जो कि बहुत शैतान था, पर उसे ड्राइंग और पेंटिंग वगैरह करना काफी पसंद था। दासोंग की मॉम कीवू को उसकी पेंटिंग दिखाकर बताती है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए आर्ट टीचर भी रखा था, पर दासोंग के शरारतों की वजह से कोई भी उनके घर में 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाता। इस पर कीवू को एक आइडिया आता है अपनी बहन कीजेंग को भी अपने साथ यहाँ काम दिलाने का। इसलिए वो उन्हें एक झूठी कहानी बताता है कि उसकी एक जेसिका नाम की दोस्त है और उसने यूके की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से आर्ट साइकोलॉजी में डिग्री ली है और वो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है। वो यहाँ उसकी इतनी तारीफ करता है कि डहाई की माँ उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है।
जिसके बाद अगले दिन कीवू अपनी बहन कीजेंग को जसिका बनाकर और उसके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर डहाई की मॉम से मिला देता है, जहाँ इन्हें डहाई भी छुपकर देख रही होती है क्योंकि उसे पहली नजर में ही कीवू से प्यार हो गया था और उसे लग रहा था कि जसिका उसकी गर्लफ्रेंड है। इसलिए जब कीवू उसे पढ़ा रहा होता है तो वो उससे पूछती है कि क्या जसिका उसकी गर्लफ्रेंड है, तो कीवू उसे हंसकर मना कर देता है। तब डहाई उसे कहती है कि जसिका इतनी खूबसूरत है तो वो उसे पसंद तो करता ही होगा। इस पर कीवू उसकी गलतफहमी दूर करता है और उसे कहता है कि वो उसकी बहन जैसी है और रही खूबसूरती की बात तो तुम उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जिससे डहाई उससे इम्प्रेस हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और उधर नीचे डहाई की माँ कीजेंग को अपने छोटे बेटे यानी कि दासोंग से मिलाती है, जिसे देखने के बाद जसिका यानी कि कीजेंग उसे अकेले क्लास देने के लिए कहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दासोंग को लेकर बाहर आ जाती है। उसने दासोंग पर पता नहीं कौन सा जादू कर दिया था कि दासोंग उसकी हर बात को बहुत अच्छे से मान रहा था। फिर वो यहाँ दासोंग की ड्राइंग को देखकर उसकी माँ से बात करती है। वो कहती है कि वो इस वक्त आर्ट साइकोलॉजी और आर्ट थेरेपी की पढ़ाई कर रही है। उसे पता था कि अक्सर छोटी उम्र में बच्चों का कोई ना कोई ट्रॉमा तो होता ही है। इसी का फायदा उठाकर वो दासोंग की मॉम से पूछती है कि क्या दासोंग के साथ कुछ हुआ था, जो सुनकर दासोंग की माँ घबरा जाती है क्योंकि दासोंग जब 5 साल का था तो उसने अपने घर में एक परछाई देखी थी जिससे वो डरकर बेहोश हो गया था। तब जसिका गूगल से आर्ट थेरेपी के बारे में पढ़ के उन्हें ये कहती है कि दासोंग का वो ट्रॉमा उसकी बनाई गई इन पेंटिंग्स में भी दिख रहा है, जो सुनकर तो दासोंग की माँ और ज्यादा घबरा जाती है। तब जसिका उन्हें कहती है कि वो दासोंग को उसके ट्रॉमा से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। वो उसे आर्ट थेरेपी भी देगी और आर्ट भी सिखाएगी, पर उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है। अब क्योंकि दासोंग की मॉम को अपने बेटे से बहुत प्यार था और कोई भी माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा खुश रहे और सही सलामत रहे, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है और इस तरह कीजेंग ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया था। और तभी यहाँ डहाई के पिता मिस्टर पाक आ जाते हैं, जो एक बड़ी सी टेक कंपनी के सीईओ थे। अब क्योंकि दासोंग की क्लास खत्म हो चुकी थी तो मिस्टर पाक अपने ड्राइवर से कीजेंग को घर छोड़कर आने के लिए कहते हैं। फिर जब ड्राइवर कीजेंग को घर छोड़ने के लिए जाता है तो कीजेंग उसे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहती है और फिर ड्राइवर के नजरों में आए बिना चुपके से अपनी पैंटी उतारकर वो गाड़ी की सीट के नीचे छुपा देती है ताकि वो लोग ड्राइवर को जॉब से निकाल दे और उसके बदले में वो अपने पिता को जॉब पर लगा सके। तो अगले दिन यही होता है। मिस्टर पार्क को अपनी गाड़ी की सीट के नीचे वो पैंटी मिल जाती है, जिसे वो अपनी वाइफ को दिखाकर कहता है कि आमतौर पर जब कार में इंटीमेट होते हैं तो कोई भी लड़की अपनी ही पैंटी नहीं भूल सकती। इस वजह से उसे शक होता है कि उसके ड्राइवर ने किसी लड़की को ड्रग देकर उनकी गाड़ी में बैठाया होगा और फिर उसके साथ बदतमीजी की होगी। इसलिए अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो अपने ड्राइवर को किसी बहाने से निकाल देंगे। जो बात यहाँ पीछे से कीजेंग भी सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है, बस एक आखिरी पड़ाव बाकी है। जिसके बाद वो जब यहाँ से दासोंग को पढ़ाकर जा रही थी तो जाते वक्त दासोंग की मॉम उससे पूछती है क्या उनके ड्राइवर ने उसके साथ कोई बदतमीजी की थी। तो कीजेंग उन्हें मना कर देती है और कहती कि वो तो उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा था और वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उससे बार बार घर छोड़ने की बात कर रहा था। तब दासोंग की मॉम को लगता है कि कीजेंग बहुत ज्यादा भोली है और फिर वो उसे बताती है कि वो लोग अब अपने ड्राइवर को निकाल रहे हैं क्योंकि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जिस वजह से उन्हें एक नए ड्राइवर की तलाश है। तब मौका देखकर कीजेंग चौका मार देती है, मतलब कि वो उन्हें कहती है कि उसके जान पहचान में एक ड्राइवर हैं, अगर वो चाहें तो वो उनसे मिल सकते हैं। अब क्योंकि कीजेंग ने अपनी बातों से इस पूरी फैमिली का भरोसा जीत लिया था तो दासोंग की मॉम भी उस ड्राइवर से मिलने के लिए मान जाती है। जिसके बाद अगले दिन कीवू अपने पिता के साथ मर्सिडीज के शोरूम में जाता है, जहाँ मिस्टर किम मर्सिडीज के सारे फीचर सीख लेते हैं और फिर अगले दिन इंटरव्यू के लिए मिस्टर पार्क की कंपनी में पहुंच जाते हैं, जहां मिस्टर पार्क उनके गाड़ी चलाने का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, जिससे वो काफी इम्प्रेस होते हैं क्योंकि मिस्टर किम बहुत पहले गाड़ियां ही चलाते थे और अब मिस्टर पार्क उन्हें जॉब पर रख लेते हैं। जिसके बाद ये तीनों बाप बेटे और बेटी मिस्टर पार्क की फैमिली के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। पर मिस्टर पार्क की फैमिली को इनकी असलियत पता नहीं थी। इन तीनों ने उनसे अपने रिश्ते छुपाए थे और उन्हें अपना अलग अलग नाम बताया था। अब इन्हें अपनी मॉम के लिए भी इस घर में जॉब चाहिए थी तो ये उसके लिए इस घर की नौकरानी को रिप्लेस करने का सोचते हैं। ये नौकरानी मिस्टर पार्क के घर खरीदने से पहले से यहाँ काम करती थी तो इसे इस घर से निकलवाना इतना आसान नहीं था। तो तब कीवू को दहाई के जरिए पता चलता है कि उनकी नौकरानी को पीच से एलर्जी है, इसलिए उनके घर में आज तक पीच नहीं आया। तो ये बात जानने के बाद ये पूरी फैमिली नौकरानी को बीमारी के बहाने इस घर से बाहर निकालने का प्लान बनाती है, जिसमें सबसे पहले कीजेंग एक पीच का फल लाती है और उसके बालों को निकालकर चुपके से उस नौकरानी के ऊपर डाल देती है।
जिससे नौकरानी को एलर्जी होने लग जाती है और वो अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर मिस्टर किम आकर चुपके से उसकी फोन में बात करते हुए फोटो खींच लेते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब वो मिस्टर पार्क की वाइफ के साथ शॉपिंग पर थे तो वहाँ वो अपनी मैडम को उनकी नौकरानी की फोटो दिखाता है और कहता है कि जब वो अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल गया था तो उसने उनकी नौकरानी को वहाँ देखा था और वो फोन पर बात कर रही थी कि उसे टीवी की बीमारी हो गई है। जो बात सुनकर दासोंग की मॉम पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि उनके घर में तो 2 बच्चे भी हैं और एक टीवी पेशेंट अगर उनके घर में खाना बनाएगी तो उसके बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। अब ये सारी बातें बताने के बाद मिस्टर किम अपनी बेटी यानी कि कीजंग को मैसेज कर देते हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया है और अब वो मैडम को लेकर घर आ रहे हैं। जो मैसेज मिलने के बाद इधर कीजंग पानी पीने के बहाने से किचन में आती है और चुपके से फिर से उस नौकरानी के ऊपर पीच के बाल डाल देती है, जिससे यहाँ थोड़ी देर में नौकरानी की हालत खराब होने लगती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। और तभी इसी वक्त मिस्टर किम मैडम को लेकर आ जाते हैं, जो देखकर मिस्टर पार्क की वाइफ को यकीन हो जाता है कि मिस्टर किम ने जो उसे बताया वो सच है। और इसे और ज्यादा यकीन में बदलने के लिए मिस्टर किम उस नौकरानी के यूज किए हुए टिश्यू के ऊपर केचप डाल देते हैं और फिर उसे निकाल कर मैडम को दिखाते हैं, जो कि खून की ही तरह दिख रहा था, जिसे देखकर तो अब मैडम को पूरी तरह से यकीन हो गया था और वो बेहोश हो जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो होश में आती हैं तो वो मिस्टर किम से अकेले में बात करती है। उसे डर था कि इस बारे में अगर उसके पति मिस्टर पार्क को पता चल गया तो उसके पति उसे कभी माफ नहीं करेंगे और उसे इसके लिए बहुत डांटेंगे। इसलिए वो मिस्टर किम से इस टीवी वाली बीमारी की बात को छुपाने के लिए कहती है और वो अब अपनी इस नौकरानी को जॉब से निकालने वाली थी। तब मिस्टर किम भी उन्हें कहते हैं कि वो उस नौकरानी को निकालते वक्त उसका नाम ना ले, ताकि उस नौकरानी को ये न लगे कि मिस्टर किम की वजह से उसकी जॉब गई है। तो तब मिस्टर पार्क की वाइफ उसे कहती है कि वो इसकी फिक्र ना करे, वो उसे किसी बहाने से जॉब से निकाल देगी। जिसके बाद वो अगले दिन उस नौकरानी को बिना किसी रीजन के जॉब से निकाल देती है। फिर जब मिस्टर पार्क को पता चलता है कि उसकी वाइफ ने उनकी मेड को निकाल दिया है तो वो इस बारे में मिस्टर किम से बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी मेड वैसे तो बहुत अच्छी थी, पर वो 2 आदमियों के जितना अकेले खाना खा जाती थी, लेकिन अब उसने जॉब छोड़ दी है, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें किसी मेड को ढूंढना पड़ेगा। तो तब मिस्टर किम उन्हें एक वीआईपी कंपनी का कार्ड देते हैं और कहते हैं कि ये कंपनी लोगों को मेड या ड्राइवर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अब उस कार्ड को देखकर मिस्टर पार्क काफी इंप्रेस होते हैं, क्योंकि वो कार्ड बहुत प्रीमियम था। इसलिए वो मिस्टर किम से पूछते हैं कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता। तो मिस्टर किम एक झूठी कहानी बताते हैं कि इस कंपनी वाले लोगों ने उन्हें ड्राइवर के लिए कनेक्ट किया था, पर उनसे पहले मेरी आपसे बात हो चुकी थी। अब यहाँ मिस्टर किम मिस्टर पार्क से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी वाइफ से कहें कि इस कंपनी के बारे में उन्होंने खुद पता लगाया है, जिससे कि आपकी वाइफ को भी अच्छा लगेगा। पर असल बात तो ये थी कि वो उन लोगों की सच्चाई उनकी वाइफ के सामने ना आए। तो अब अगले दिन मिस्टर किम अपनी वाइफ को वो वीआईपी कार्ड दे देते हैं, जिसमें कॉल करने पर उधर कीजैंग कॉल उठाती है, क्योंकि इन लोगों ने ही तो वो कार्ड बनाया था। तो अब मिस्टर किम की वाइफ कीजैंग से बात करते हुए एक मेड को हायर कर लेती है, यानी कि कीजैंग ने अब अपनी मॉम को भी इस फैमिली के लिए मेड के तौर पर काम पर लगा दिया था। जिसके बाद से अब ये पूरी फैमिली मिस्टर पार्क की फैमिली के लिए मजे से काम करना शुरू कर देती है। पर एक दिन मिस्टर पार्क का छोटा बेटा दासोंग ये नोटिस करता है कि मिस्टर पार्क और उनकी नौकरानी के कपड़ों से एक जैसी स्मेल आ रही है, जिस बात को वो अपने मॉम डैड से भी कहता है। साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि उसकी टीचर जसिका के कपड़ों से भी सेम स्मेल आती है, लेकिन इस बात को वो दोनों ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और उसे नादान समझकर चुप करा देते हैं। जिसके बाद से कीजंग अपनी फैमिली से कहते हैं कि उन्हें अब नहाने और कपड़े धोने के लिए अलग अलग साबुन का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो वो लोग पकड़े जा सकते हैं। पर मिस्टर किम उन्हें कहते हैं कि अभी उन्हें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अभी अभी तो उनके पास पैसे आना बस शुरू ही हुए हैं, तो उन्हें एंजॉय करना चाहिए। अब इसी तरह ये लोग पार्क फैमिली के लिए काम करते रहते हैं और एक दिन दासोंग का बर्थडे आ जाता है। तब मिस्टर पार्क और उनकी फैमिली कैंपिंग पर जाने का डिसाइड करती है। यहाँ उनकी बड़ी बेटी दायहा कैंपिंग पर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो कीवू के साथ रहना चाहती थी, पर उसके मॉम डैड उसे बार बार जिद करते हैं तो उसे भी उनके साथ जाना पड़ता है। और फिर ये पूरी फैमिली कैंपिंग का सामान लेकर अपने घर को अपनी नई मेड यानी कि कीजेंग की मॉम के भरोसे छोड़कर कैंपिंग पर चले जाते हैं। और उनके जाते ही कीजेंग और ये पूरी फैमिली इस घर पर ऐसे रहने लग जाते हैं जैसे कि ये घर इन्हीं का हो। ये लोग यहीं पर खाते हैं, पीते हैं और रात को दारू पार्टी करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर कीवू शराब पीते हुए अपनी फैमिली को बताता है कि उसे दायहा से सच्चा प्यार हो गया है और जब वो कॉलेज जाने लगेगी तो वो दोनों डेट करना शुरू कर देंगे। अब इस बात से ये पूरी फैमिली बहुत खुश होती है और ये लोग सोचते हैं कि फिर तो ये पूरा घर उनका हो सकता है। वैसे तो ये फैमिली दिल से बहुत अच्छी थी, पर सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। और तभी यहाँ पर अब बारिश भी होना शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब ये पूरी फैमिली मजे से दारू पार्टी कर रही थी तो अचानक इन्हें गेट की बेल बजती हुई सुनाई देती है, जिससे ये सभी घबरा जाते हैं। तब कीजेंग की मॉम चोंगसुक गेट पर लगे कैमरा की मदद से बाहर देखती है
तो वहाँ बाहर इस घर की वही पुरानी नौकरानी आई थी जो कि कीजेंग की मॉम को गेट खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि उसका एक जरूरी सामान घर के बेसमेंट में रह गया था, अगर वो गेट खोल देती है तो वो उसे लेकर यहाँ से चली जाएगी। तो अब ये पूरी फैमिली छुप जाती है और कीजेंग की मॉम उसके लिए गेट खोल देती है, जिसके खुलते ही यहाँ पर वो नौकरानी सीधे बेसमेंट में चली जाती है। पर काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी जब वो नीचे से नहीं आती तो कीजेंग की मॉम खुद बेसमेंट में जाती है, जहां वो देखती है कि वो नौकरानी दीवार के सहारे एक अलमारी को खिसकाने की कोशिश कर रही है, जिसके बारे में वो जब नौकरानी से पूछती है तो वो नौकरानी उसे भी उस अलमारी को खिसकाने में मदद करने को कहती है। फिर जब वो दोनों मिलकर इस अलमारी को खिसकाते हैं तो वहाँ पर एक और बेसमेंट के लिए दरवाजा था, जिसे खोलकर वो नौकरानी हनी हनी कहकर उस बेसमेंट से नीचे चली जाती है। जिसका पीछा कीजेंग की मॉम करती है तो वो देखती है कि वहाँ पर इस नौकरानी का पति है, जिसे कि उसने इसी बंकर में सालों से छुपा कर रखा था, क्योंकि उसके पति ने बाहर बहुत सारे लोगों से पैसे उधार लिए थे और उधार ना चुका पाने की वजह से वो सभी उसके खून के प्यासे थे। इसलिए इस नौकरानी ने उसे यहाँ छुपा दिया था और वो उसे यहाँ छुप छुप कर खाना दिया करती थी। इस बंकर में सब कुछ था, नहाने के लिए पानी, टॉयलेट वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पर भी वो नौकरानी अपने पति के लिए दूध और केले लाई थी और फिर वो यहाँ कीजेंग की मॉम को कुछ पैसे देकर अपने पति को यहीं रखने की रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि वो हर हफ्ते उसे पैसे दे देगी, जिसके बदले में वो बस उसके पति को हफ्ते में 2 बार खाना दे दे। जो सारी बातें यहाँ कीजेंग, उसका भाई और उसके पिता छुप कर सुन रहे थे। पर यहाँ ये सारी चीजें देखने के बाद चोंग-सुक उसकी बात नहीं मानती है और पुलिस को फोन लगाने को कहती है। लेकिन तभी सीढ़ियों से कीवू का पैर फिसल जाता है और वो पूरी फैमिली नीचे गिर जाती है। फिर जब वो नौकरानी इन सब को साथ में देखती है तो वो तुरंत अपने फोन से इन सब का वीडियो बना लेती है और अब उसे सब कुछ पता चल चुका था कि ये सब तो एक पूरी धोखेबाज फैमिली है और इन्होंने ही उस ड्राइवर और उसे निकलवाया है। जो जानने के बाद वो इन्हें अब अपना असली रंग दिखाती है। जहां वो अभी तक मासूम बनकर रिक्वेस्ट कर रही थी, वहीं अब वो इन सबको धमका कर कहती है कि अगर उन लोगों ने हिलने की कोशिश की तो वो इस वीडियो को मैडम को भेज देगी। जिसके बाद वो इन्हें ब्लैकमेल करके अपने पति के साथ बेसमेंट के ऊपर घर में आ जाती है और इस पूरी फैमिली के हाथ खड़े करवा के इन्हें सजा देती है। साथ ही वो अपने पति की मालिश करते हुए उन लम्हों को याद करती है जब इस घर को किसी ने नहीं खरीदा था, तो वो दोनों यहाँ पर मजे किया करते थे। तब इसी बात का फायदा उठाकर कीजेंग और उसकी पूरी फैमिली इन दोनों पर हमला करके इनसे फोन छीनने की कोशिश करती है और इसी छीना झपटी में कीजेंग जल्दी से फ्रिज से पीच के फल लाती है और उस नौकरानी के मुंह में डाल देती है, जिससे वो नौकरानी एलर्जी के मारे तड़प तड़प कर बेहोश हो जाती है और फिर ये लोग उसके पति को भी काबू में कर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक इनके घर में एक कॉल आता है, जिसे जब कीजेंग की मॉम उठाती है तो वहाँ मिस्टर पार्क की वाइफ थी। दरअसल वो लोग जिस जगह कैंपिंग के लिए जाने वाले थे उस जगह पर बारिश होने की वजह से बहुत सारा पानी भर चुका था, जिस वजह से वो सभी अब घर वापस आ रहे थे और वो लोग अगले 8 मिनट में घर पहुंचने वाले थे। इसलिए मिस्टर पार्क की वाइफ चोंग-सुक को रैमडॉम बनाने के लिए कहती है। अब यहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद कीवू और मिस्टर किम इस नौकरानी और उसके पति को जल्दी से उस बेसमेंट में ले जाने लगते हैं और कीजेंग जल्दी से उनके फैलाए गए कचरे को साफ करने लगती है। वहीं उसकी मॉम रैमडॉम बनाने में लगी थी, पर तभी सफाई करते करते मिस्टर पार्क और उनकी फैमिली घर में आ जाती है, जिन्हें देखकर कीजेंग तो उसी टेबल के नीचे छुप जाती है और कीवू डायहाई के कमरे में छुप गया था। फिर जब कीजेंग की मॉम रैमडॉम बनाकर अपनी मैडम को दे रही थी तो उसी वक्त नीचे बेसमेंट में उस नौकरानी को होश आ जाता है और वो मिस्टर किम से बचकर ऊपर आ जाती है। लेकिन तभी मिस्टर किम की वाइफ उसे लात मारकर फिर से नीचे बेसमेंट में पहुंचा देती है, जिससे उस नौकरानी के सर में एक गहरी चोट लग चुकी थी और वो बेहोश हो चुकी थी। फिर जब मिस्टर किम फिर से उसे नीचे वाले बेसमेंट में ले जाते हैं तो वो वहाँ देखते हैं कि इस नौकरानी का पति लाइट के बटन पर अपना सर मार के ऑन ऑफ कर रहा है। दरअसल इस बटन से ऊपर सीढ़ियों की लाइट जलती थी और ऊपर सभी लोगों को लगता था कि ये लाइट सेंसर की वजह से जलती हैं। लेकिन अब यहाँ नौकरानी का पति उस लाइट को ऑन ऑफ इसलिए कर रहा था ताकि ऊपर वालों को ये सब पता चल जाए, पर ऊपर मैडम को ये देखकर लगता है कि शायद उनका सेंसर खराब हो गया है। दरअसल यहाँ नौकरानी का पति लाइट का इस्तेमाल करके ऊपर कोऑर्डिनेट भेज रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर पार्क का छोटा बेटा यानी कि दासोंग स्काउट में है, तो वो इन लाइट को डिकोड करके उसके भेजे गए मैसेज का पता कर सकता है। अब यहाँ ये सब जानकर मिस्टर किम जल्दी से उसे पकड़ते हैं और उसके मुंह में उसी के सॉक्स डालकर उन दोनों मियाँ बीवी को बांध देते हैं, जिसके बाद वो इस बेसमेंट को बाहर से बंद कर देते हैं। और अब ऊपर भी मिस्टर पार्क की फैमिली अपने अपने कमरे में चली गई थी। तो अब ये देखकर मिस्टर किम और बाकी सब लोग बाहर निकलते हैं और जैसे ही वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उसी वक्त हॉल में दासोंग अपने टेंट वगैरह लेकर आ जाता है और उसके साथ उसे देखने के लिए उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं। तब ये देखकर जल्दी से मिस्टर किम और ये दोनों भाई बहन उसी हॉल के टेबल के नीचे छुप जाते हैं और वहाँ दासोंग बाहर गार्डन में जाकर अपने टेंट में सो जाता है, जिसे देखने के चक्कर में मिस्टर पार्क और उनकी वाइफ इसी टेबल के सामने वाले सोफे में सोने लगते हैं। लेकिन तभी मिस्टर पार्क को यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल आने लगती है,
जिसे सुनकर वो अपनी वाइफ को बताता है कि मिस्टर किम जैसी बदबू आ रही है। ये बदबू वैसी ही है जैसे कि सड़े हुए मूली या अंडे से आती है। तब उसकी वाइफ कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और फिर ये दोनों यहीं पर अपना काम करके सो जाते हैं। काम का मतलब समझ जाओ अब। जो सारी आवाजें और उनकी कही हुई बातों को टेबल के नीचे से मिस्टर किम और उनके दोनों बच्चे भी सुन रहे थे। फिर काफी देर बीत जाने पर मिस्टर किम की वाइफ कीवू को मैसेज करके बताती है कि वो दोनों अब गहरी नींद में सो चुके हैं। जिसे पढ़ने के बाद कीजेंग और ये दोनों बाप बेटे चुपचाप से उस टेबल से बाहर निकलते हैं और फिर घर के गैराज वाले दरवाजे से यहाँ से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों बारिश में ही अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन फिर कीजंग एक जगह पर रुककर अपने पिता से पूछती है कि वहाँ बेसमेंट में क्या हुआ। तो मिस्टर किम बताते हैं कि उन्होंने उन दोनों पति पत्नी को कसकर बांध दिया है। अब इस पूरे कांड के बाद कीजंग बहुत डर चुकी थी, इसलिए अब वो अपने पिता से पूछते हैं कि अब वो लोग आगे क्या करेंगे। तो मिस्टर किम उसे संभालते हैं और कहते हैं कि वो फिक्र ना करे, उनके पास एक प्लान है, वो बस जो कुछ हुआ उस सबको भूल जाए। जिसके बाद ये तीनों यहाँ से भागते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ लगातार बारिश होने की वजह से इनकी पूरी गली और इनके घर में पूरी तरह पानी भर चुका था। यहाँ तक कि इनके टॉयलेट से भी अब पानी फुव्वारा बनकर बाहर निकल रहा था। तब ऐसे में कीजंग जल्दी से उसके ऊपर बैठ जाती है और फिर मिस्टर किम अपने जरूरी सामान को लेते हैं और उन दोनों को यहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहते हैं। तभी कीवू को पानी में तैरता हुआ वही लकी स्टोन मिलता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो इस पत्थर की ही वजह से हुआ है, इसलिए वो इस पत्थर को भी अपने साथ ले आता है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से निकलकर सोने के लिए पब्लिक हॉल में जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग थे जिनके घरों में पानी भर चुका था। दूसरी तरफ बेसमेंट में अब वो नौकरानी थोड़ा होश मार चुकी थी, पर क्योंकि चोंगसुक ने उसे लात मारकर बेसमेंट में गिरा दिया था तो उसमें उसके सर पर बहुत चोट आ गई थी, जिस वजह से उसकी आंख अभी धुंधली हो रही थी। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके अपने पति के पास पहुंचती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। साथ ही वो उसे बताती है कि उसे मिस्टर किम की पत्नी चोंगसुक ने लात मारकर बेसमेंट में गिरा दिया था, और ऐसा कहते कहते वो अपना दम तोड़ देती है। तब ये देखकर उसके पति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सर से मार मार कर लाइट को ऑन ऑफ करता है। और वहाँ ऊपर दासोंग अभी सोया नहीं था, वो उस लाइट को ऑन ऑफ होता देख उसे डिकोड करने में लग जाता है। फिर वहाँ हम पब्लिक हॉल में कीवू और उसके पिता मिस्टर किम को देखते हैं, जो जब सो रहे थे तो कीवू मिस्टर किम से पूछता है कि उनका आगे का प्लान क्या है, वो क्या करने वाले हैं। तो मिस्टर किम कहते हैं कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। अगर वो प्लान बनाएंगे और चीज़ें उस हिसाब से नहीं चलेंगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए कोई प्लान नहीं है। और अगर अब कुछ गड़बड़ होती भी है तो उन्हें किसी का खून भी करना पड़े तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सारी बातें सुनने के बाद कि वो अपने पिता से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि ये सब उसके और इस पत्थर की वजह से ही हुआ है, जिसे कि उसने अपने सीने से लगाया था। और वो अपने पिता से कहता है कि ये पत्थर उसका पीछा ही नहीं छोड़ता, उसे ऐसा लगता है कि ये पत्थर उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो अब इसी पत्थर से शुरू हुई कहानी को इसी पत्थर से खत्म करने की सोचता है। जिसके बाद अगले दिन सुबह जब मिस्टर पार्क और उनकी वाइफ उठते हैं तो वो सूरज की नई रोशनी को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर ये रोशनी आज उनकी जिंदगी में तबाही मचाने वाली थी। अब क्योंकि आज उनके बेटे दासोंग का बर्थडे था तो वो अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखने का सोचते हैं, जिसके लिए वो मिस्टर किम को भी काम पर जल्दी बुला लेते हैं। और मिस्टर पार्क की वाइफ कीवू और कीजंग, जिसे कि वो जसिका समझती है, उन्हें कॉल करके पार्टी में आने के लिए कहती है। जिसके बाद वो मिस्टर किम के साथ सुपरमार्केट जाती है और वहाँ से पार्टी करने का सारा सामान और दारू वगैरह खरीद लेती है। साथ ही वो अपने अलग अलग दोस्तों और रिश्तेदारों को भी कॉल करके अपने यहाँ पार्टी में बुलाती है। और फिर जब वो मिस्टर किम के साथ पार्टी का सारा सामान लेकर वापस घर आ रही थी तो उसे भी मिस्टर किम से वही स्मेल आने लगती है, जिसकी बात उसके पति ने की थी, इसलिए वो अपने नाक को बंद कर लेती है। जो सारी चीजें मिस्टर किम भी नोटिस कर रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ घर में कीजेंग की मॉम पार्टी के लिए गार्डन में टेबल और कुर्सी वगैरह लगाने लगती है और फिर थोड़ी देर में यहाँ एक एक करके उनके सारे गेस्ट आने लगते हैं। जब कीजेंग यहाँ पहुँचती है तो वो सबसे पहले तुरंत अपनी मॉम के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या वो बेसमेंट में गई थी या नहीं, तो उसकी माँ नहीं कहती है। तब कीजेंग खुद बेसमेंट में उनके लिए खाना लेकर नीचे जाने लगती है, लेकिन तभी इधर मिस्टर पार्क की वाइफ आ जाती है, जो कीजेंग को अपने साथ ले जाती है और उसे कहती है कि उसे ही दासोंग के लिए केक उसके पास ले जाना होगा। और उधर मिस्टर किम भी मिस्टर पार्क के साथ बिजी थे, जिस वजह से वो अभी तक बेसमेंट में नहीं गए थे। और अब यहाँ कीवू भी आ चुका था, जो कि इस वक्त दहाई के पास था। वो जब खिड़की से इन सबको और यहाँ के माहौल को देखता है तो उसे लगता है कि वो इस माहौल के लायक नहीं है। वो यहाँ अपने साथ उस लकी पत्थर को भी लाया था, जिसे लेकर वो अब बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, जहाँ जब वो चुप चुप कर जा रहा था तो उसके हाथों से वो लकी स्टोन नीचे गिर जाता है।
तब वो डर डर के नीचे जाता है और देखता है कि वो नौकरानी जमीन पर बेहोश पड़ी है, जिसे वो उठाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीछे से नौकरानी का पति उसके गले में एक तार से बनाया गया फंदा फंसा लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में उसी लक्की पत्थर से उसको मारने की कोशिश करता है, जिससे बचते हुए कीवू जल्दी से भागकर ऊपर वाले बेसमेंट में आता है। लेकिन वो यहाँ पर गिर जाता है और तभी उसका पीछा करते हुए नौकरानी का पति भी आता है, जो अब उसी लक्की पत्थर से कीवू के सर में मार मार कर उसका सर फोड़ देता है। जिसके बाद वो चोंगसुक चिल्लाते हुए बाहर आता है, क्योंकि उसकी बीवी को चोंगसुक यानी कि कीजेंग की मॉम ने ही लात मारी थी, जिस वजह से वो मर गई। और अब यहाँ उसका पति किचन से एक बड़ा सा चाकू निकालता है और बाहर गार्डन में आता है, जहाँ की पार्टी हो रही थी। और यहाँ कीजेंग ने दासोंग के लिए केक पकड़ा हुआ था, जिसे यहाँ इस तरह देखने के बाद नौकरानी का पति चाकू लेकर कीजेंग की तरफ भागता है और सीधे कीजेंग के चेस्ट में चाकू घोंप देता है, जो देखकर यहाँ सभी लोग घबरा जाते हैं और दासोंग भी बेहोश हो चुका था। तब नौकरानी का पति यहाँ चोंगसुक चिल्लाने लगता है और उसे सामने आने के लिए कहता है। उधर चोंगसुक जब कीजेंग के चेस्ट में चाकू घुसा हुआ देखती है तो वो उस नौकरानी के पति को रोकने की कोशिश करती है, जो देखकर यहाँ सभी लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। और फिर मिस्टर किम भी जल्दी से अपनी बेटी कीजेंग के पास पहुँचते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्या हो गया, लेकिन यहाँ मिस्टर पार्क को अभी भी अपने बेटे की पड़ी थी, जो कि सिर्फ बेहोश हुआ था। और वो मिस्टर किम से गाड़ी निकालने के लिए कहते हैं। तब मिस्टर किम गाड़ी की चाबी उसकी तरफ फेंक देते हैं और तभी वहाँ चोंगसुक जब उस नौकरानी के पति के साथ लड़ रही थी तो वो उसके पेट में एक लोहे की स्टिक घुसा देती है और वो सीधे उस चाबी के ऊपर गिरता है। तब मिस्टर पार्क उस चाबी को लेने के लिए जाता है तो वो नौकरानी का पति उसे रिस्पेक्ट करके मर जाता है। और फिर मिस्टर पार्क चाबी उठाने के लिए अपनी नाक बंद करके उसे पलटता है, क्योंकि उससे भी वही गरीबी की स्मेल आ रही थी। जो देखकर अब मिस्टर किम को पता नहीं क्या होता है कि वो अचानक से उस चाकू को पकड़ते हैं और उसे मिस्टर पार्क के सीने में घुसा देते हैं, जो देखकर अब यहाँ मिस्टर पार्क की वाइफ भी बेहोश हो जाती है और ये सभी लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। और इन्हीं के बीच में हम देख पाते हैं कि डाहा कीवू को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से ले जाती है। और इधर चोंगसुक और जख्मी हालत में पड़ी हुई कीजेंग अपने पिता को देखकर सोचती है कि ये उन्होंने क्या कर दिया। तब मिस्टर किम को भी एहसास होता है कि ये उससे क्या हो गया है, तो वो यहाँ से चुपचाप से किसी की नज़र में आए बिना गैराज के रास्ते उसी बेसमेंट में चले जाते हैं। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां जब कीवू की आंख खुलती है तो वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, जहां उसके सामने एक डिटेक्टिव आया था जो उससे उस हादसे के बारे में पूछताछ कर रहा था। पर क्योंकि कीवू की ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिस वजह से वो बस हंसता जा रहा था, जिसे जब डॉक्टर देखता है तो वो बताता है कि ब्रेन सर्जरी में अक्सर ऐसा होता रहता है। अब इस पूरे कांड में उसके और उसकी मॉम के खिलाफ धोखाधड़ी और सेल्फ डिफेंस जैसे आरोप लगे थे, पर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, तो अदालत उन्हें प्रोबेशन पर छोड़ देती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस हादसे में कीजेंग मारी गई थी। तब ये जानकर भी कीवू बस हंसते जा रहा था। और फिर न्यूज़ से पता चलता है कि पुलिस अभी भी उसके पिता को ढूंढ रही है। पूरे न्यूज़ मीडिया में सब यही खबरें चली थी कि मिस्टर किम इस घर से बाहर निकले तो थे, पर उसके बाद वो कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं चला, क्योंकि वहाँ मौजूद सीसीटीवी के तार को नौकरानी ने आने से पहले ही काट दिया था, जिससे अब कीवू को लगता है कि उसके पिता उस घर के उसी बंकर में चले गए हैं। लेकिन अभी वो शांत रहता है और एक पिज्जा कंपनी के लिए काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि पुलिस को अभी भी उस पर शक था कि शायद मिस्टर किम के बारे में उसे पता होगा, इसलिए पुलिस ने उसके पीछे डिटेक्टिव लगाए थे। पर इसी तरह काफी टाइम बीत जाता है और ये मामला अब ठंडा हो चुका था। साथ ही अब डिटेक्टिव ने भी उनका पीछा करना बंद कर दिया था। तो तब से कीवू रोज रात में पहाड़ों पर जाना शुरू कर देता है, जहाँ से वो घर दिखता था। और फिर इसी तरह एक दिन वो देखता है कि उस घर के बेसमेंट से जुड़ी हुई लाइट बार बार जल रही है और बुझ रही है, जिसे देखकर अब वो सारे कोऑर्डिनेट को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और फिर घर जाकर उसे डिकोड करने में लग जाता है, क्योंकि वो भी बचपन में स्काउट में था और वहाँ से उसने लाइट से भेजे गए कोऑर्डिनेट को डिकोड करना सीखा था। जिसे जब वो यहाँ डिकोड करता है तो उसमें उसके पिता ने उसके लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें वो बताते हैं कि उस हादसे के बाद वो सीधे उस घर के बेसमेंट में आ गए थे और उन्होंने वैसा क्यों किया उनके पास खुद भी इसका जवाब नहीं है, पर उन्हें अपने किए पर पछतावा है। फिर वो कहते हैं कि इस पूरे हादसे के बाद कोई भी इस घर को खरीदने को तैयार नहीं था, तो तब उन्होंने उस नौकरानी की बॉडी को पूरे रीति रिवाजों के साथ इसी घर के गार्डन में दफना दिया। पर फिर कुछ दिनों बाद इस घर को एक जर्मन फैमिली ने खरीद लिया और तब से वो यहाँ छुप छुप कर रह रहे हैं और रोज रात को चुपके से खाना लाते हैं। अब यहाँ ये सारी बातें जानने के बाद कि वो उस मनी स्टोन को पानी में बहा देता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब सीधे रास्ते से बहुत सारे पैसे कमाएगा और फिर एक दिन उस घर को खरीद लेगा, जिसके बाद उसके पिता उस बंकर से बाहर आएंगे। तब तक वो अपने पिता को इंतजार करने के लिए कहता है। फिर इसके 5 साल बाद हम देखते हैं कि वो अब बहुत अमीर आदमी बन चुका था और उसने उस घर को भी खरीद लिया था,
जिसके बाद जब वो उस घर में शिफ्ट होता है तो वहाँ उस बंकर से उसके पिता बाहर आते हैं और कीहू से मिलते हैं और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई नो कि मैं जानता हूँ मैंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये वीडियो बनाया है, लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस को मैं डालने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं